प्रश्न है, राजस्थान में माउंट द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो दोस्तों, माउंट द्वारा जो वर्षा होती है वो किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो ये आपकी हो जाएगी गेहूं फसल के लिए। गेहूं फसल के लिए, गेहूं फसल है ये माउंट द्वारा, माउंट की जो वर्षा होती है उसे वरदान माना जाता है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। और विद्यार्थियों, आप क्लास को लाइक करना ना भूलें, जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाली किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है? सागवान, दोकड़ा, सालर और तेंदू। तो जो मुख्यतः जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो बीड़ी बनाई जाती है वो कौन से वृक्ष से बनाई जाती है? तो वो हो जाएगी आपको तेंदू से। तेंदू से बीड़ी बनाई जाती है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि साइबेरिया सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? तो ये साइबेरिया जो सारस है ये कौन सी ऋतु के अंदर घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें आते हैं? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में और सभी ऋतु में। तो बताइए दोस्तों, तो ये कौन सी ऋतु के अंदर आते हैं? तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, शीत ऋतु के अंदर है। तो साइबेरिया सारस है ये शीत ऋतु के अंदर आते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, आपसे क्या पूछा है कि किस स्थान के शासक मिनेंड्र के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बताइए किस स्थान पर है, किस स्थान के शासक है जो मिनेंड्र के 16 सिक्के हैं वो प्राप्त हुए थे? बेराट, नगरी, रेड और नगर। तो ये सिक्के प्राप्त हुए कहाँ से? बेराट से। बेराट से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दे। तो ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, आपके लिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या पूछा है कि क्रांतिकारी जिसे महत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? तो बताइए कौन थे वो क्रांतिकारी जिसे महत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक। तो चलिए विद्यार्थियों, सभी है ना, आप एक बार कमेंट में इसका आंसर बताएं। कमेंट में इसका आंसर बताएं कि यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो वो क्रांतिकारी कौन थे? केसरी सिंह बारट थे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि त्याग त्याग भूमि के संस्थापक कौन थे? तो बताएं दोस्तों, त्याग भूमि के संस्थापक है कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवी दत्त त्रिपाठी और ऋषभद मेहता। तो आपका राइट हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, याद रखिएगा इसे प्रश्नों को। चलिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय वो कहाँ पर है? सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी, फतेहपुर। तो बताइए दोस्तों, कहाँ पर है ये शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है, ये कहाँ पर स्थित है? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर है कौन सा? झुंझुनू। झुंझुनू हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जो कुंभा के दरबार में नहीं था? तो बताएं कौन सा दरबार है जो विद्वान है जो कुंभा के दरबार में नहीं था? तिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी और नाथा। तो बताएं कौन सा विद्वान था जो कुंभा के दरबार में नहीं था? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपको चुन चुन के प्रश्न लाए हैं। ये आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, ध्यान रखिए।
आने वाले सभी के सभी प्रश्न हैं उनको, इन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा। ये आपके लिए रामबाण बनने वाले हैं। हमारी क्लास में जो भी है वो रामबाण बनने वाली है। तो आपका राइट होगा मुन्नी जी ने विजय सूरी, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है, राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश के शासक शासन किया था? तो बताएं राजपूताना के जो किस क्षेत्र पर वरिक वरिक वंश के शासक शासन ने किया था? कौन सा था? बदनौर, ओसिया, ब्याना, अलवर। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका उत्तर इसका? दोस्तों ब्याना के अंदर है ना, ब्याना के अंदर है वारिक, वारिक ने शासन किया था, वारिक वंश ने शासन किया था। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभ की रचना नहीं है? तो बताएं कौन सा ग्रंथ है जो कुंभ की कुंभा की रचना नहीं है, कुंभा की रचना नहीं है? तो बताएं फटाफट। तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा कला निधि। कला निधि है, ये कुंभा की रचना नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर 1 नंबर का ये प्रश्न आपका बिल्कुल राइट होना चाहिए। हाँ, तो और सभी है विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों लाइक करें, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या प्रश्न है, दजिया और चिमाता, चिमाता राजस्थान के किस जनजाति से सह संबंधित है? तो बताएं दजिया और चिमाता है राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है? ग्रासिया, सहरिया, मीना और भील। तो ये कौन सी जनजाति से है? तो ये आ गया आपका भील जनजाति से संबंधित है। ये भील जनजाति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कमला और इलायची की चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है? कमला और इलायची जो चित्रकला शैली है वो अग्रगण्य महिला चित्रकार है, वो कहाँ की है? कौन सी चित्र शैली से है? जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ और बूंदी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथद्वारा। नाथद्वारा चित्र शैली से है, चित्रकला शैली से है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इस तरह से आप प्रश्न सही करते गए तो आपके अभी तक 12 क्वेश्चन की है, 12 के 12 आपके नंबर पक्के हो सकते हैं अगर आप बिल्कुल राइट करते हो तो। हाँ, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? तो बताएं कौन सा नृत्य है जो युगल नृत्य है? सरी नृत्य, सक्रिय नृत्य, मादल नृत्य, गीदड़ नृत्य। तो बताएं इनमें से कौन सा नृत्य है जो युगल नृत्य है? युगल नृत्य है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? संक्रिय नृत्य है, ये एक युगल नृत्य है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो सभी विद्यार्थी इसी तरह से आंसर सही देते जाएं। चलिए अगला प्रश्न है, बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बमरसिया है, बमरसिया ये कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बागड़, मेवाड़, शेखावाटी, अलवर, भरतपुर। दोस्तों ये बमरसिया है, ये कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? कौन से क्षेत्र का है? तो ये है मेवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। बमरसिया है, ये मेवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो यहां पर आपका बमरसिया है मेवाड़ क्षेत्र का, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा है कि राव जेतसिरो छंद, यहाँ पर है राव जेतसिरो जो छंद है उसके रचयिता कौन है? बिट्टू सुजा, चंद्र बदाई, सूर्यमल मिश्रण और मुहैणोत नैणसी।
तो बताएं कौन है, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए, तो इसका हो जाएगा बिट्टू सुजा। बिट्टू सुजा है, ये राव जेतचिरोचंद के रचित है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 1 नंबर यहाँ पर आपका पक्का होता है। चलिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, रतवई लोक नृत्य संबंधित है। ये रतवई लोक नृत्य है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? चलिए बताइए, हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से और मेवाड़ क्षेत्र से। चलिए बताइए कौन से क्षेत्र से हैं ये? चलिए फटाफट बताइए। रतवई लोक नृत्य, रतवई लोक नृत्य ये मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ये रतवई लोक नृत्य मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। मेवाड़ नृत्य ये मेवाड़ नृत्य, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, सभी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। तो आपके लिए अगला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। कौन से लोक देवताओं को ऊंटों के देवताओं के रूप में पूजा जाता है? तो बताएं कौन से लोक देवता है जो ऊंटों के देवताओं को पूजा जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी और पाबू जी। दोस्तों, ये प्रश्न आपके कई बार रिवीजन करवा चुका हूं मैं। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे पाबू जी। पाबू जी है, ये लोक देवताओं का, ऊंटों के देवता कहे जाते हैं, ऊंटों के देवता। इन और सांपों के देवता है, ये गोगा जी को कहा जाता है, सांपों के देवता गोगा जी को। तो पाबू जी का जन्म कब हुआ था? ये 1239 ईस्वी में हुआ था। और कौन से गांव में हुआ था? कोलोमंड गांव में हुआ था, जो फलोदी जिले में पड़ता है। फिलहाल यह फलोदी नया जिला है, फलोदी जिलों में हुआ था इनका जन्म है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो बताएं, नारियों द्वारा जो शिकार किया करते हुए जो चित्रण किया गया है, वो कौन सी चित्रकला शैली से की विशेषता है? जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली और उनियारा शैली। दोस्तों, ये कोटा शैली की है, कोटा शैली की है। और इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें नारियों के द्वारा शिकार करते हुए जो चित्रण किया गया था, ये इसकी विशेषता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? तो बताइए, जो सेन है नाई समाज की जो कुल देवी है के रूप में कौन सी लोक देवी है जो प्रसिद्ध है? शीतला माता, आई माता, घेवर माता और नारायणी माता। चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये प्रश्न आपको कई बार रिवीजन करवाया है, ये प्रश्न आपको रिवीजन करवाया है, बताया भी है। तो कौन सा हो जाएगी ये, कौन सी कुल देवी हो जाएगी? सेन समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी है, वो कौन सी है? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, जिससे आपके लेवल का पता चलेगा कि आपको कितना याद है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपके लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही है उनका। वो प्रश्न आपका उत्तर होगा नारायणी माता। कौन सा? नारायणी माता, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? तो राजपूत पेंटिंग जो शीर्षक है, वो 1916 के अंदर जो पुस्तक लिखी गई है, वो किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी, जय सिंह, नीरज वाचस्पति, गेरिला और राय कृष्ण दास है। तो बताएं, ये पुस्तक है, ये किसने पुस्तक लिखी थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? आनंद कुमार स्वामी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ये ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए, यहाँ पर अपने चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा है कि कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका।
तो बताएं कजली तीज है का त्योहार है वो कौन सी तिथि को बनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण शुक्ल तृतीया और चैत्र शुक्ल तृतीया। तो बताएं, ये प्रश्न आपको पिछली क्लास में भी आ चुका है, तो आपको विवरण में बताया था वहां पर है। तो आज आपको ये शॉर्ट में यहाँ पर आपको बताना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये। तो क्यों कौन सी है कजली तीज का जो त्योहार है वो किस तिथि को बनाया जाता है, कौन सी तिथि को बनाया जाता है, चलिए बताइए। तो ये आपका हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीय को। भाद्रपद कृष्ण तृतीय को कजली तीज त्योहार बनाया जाता है। भाद्रपद तृतीय को पद कृष्ण तृतीय को कजली तीज मनाई जाती है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा गागरोन का दुर्ग है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, गागरोन का दुर्ग है। तो ये गागरोन का दुर्ग है, ये झालावाड़ के अंदर स्थित है आपका गागरोन दुर्ग है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। जो विद्यार्थी ए ऑप्शन दे रहा है तो उसका बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से वो उत्तर है सभी राइट करते जाएं और आपकी सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि लंबी लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है? लंबी बावड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, बूंदी। तो बताइए लंबी बावड़ी ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या है, धौलपुर के अंदर है। लंबी बावड़ी है ये धौलपुर के अंदर स्थित है, धौलपुर के अंदर। दोस्तों ये लंबी बावड़ी है ये राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर स्थित है, ये धौलपुर के अंदर स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना, नोटबुक में जरूर कर लेना, क्योंकि जब आपके एग्जाम आएंगे उस टाइम आप रिवीजन कर सकोगे। चलिए आपके लिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? तो आपसे पूछा है कि राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? तो सेवण शब्द का शब्द है उसका संबंध किससे है? घास से है, फसल से है, या वृक्ष से है, या झाड़ी से है? तो बताएं सेवण सेवण शब्द का जो संबंध है वो कौन सा है, किससे है राजस्थान के अंदर है? तो ये सेवण होती है ये घास होती है, सेवण है ये घास होती है, घास से संबंधित है सेवण। ठीक है, तो आपका ए ए ऑप्शन है इज राइट होगा यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा इसी प्रश्नों को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जो स्थानांतरित कृषि की जाती है तो उसको राजस्थान में है वो किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग है, वालरा है, कुमारी है, चेन्ना है। तो बताइए फटाफट, तांत्रिक कृषि है किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपकी हो जाएगा वालरा के नाम से जाना जाता है। वालरा कृषि है ये किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा स्थानांतरित कृषि, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना है ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? बनास है, चंबल है, माही है, बाणगंगा है। तो कहाँ पर है ये राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना, कौन सी नदी पर स्थित है? चलिए फटाफट आंसर बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए और सभी ये प्रश्नों को अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें, नोटबुक में अपने एंट्री कर लें इनको, क्योंकि आपको ये प्रश्न है रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताएं राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? चंबल नदी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, राइट इज ए बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? भारत का कौन सा राज्य है
जो खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो बताइए कौन सा राज्य है भारत का जो खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? तो आपका राइट जो आंसर आ गया है, तो ये है राजस्थान। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा खनिजों का खजाना है, संग्रहालय है, तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो बताओ झीलों की नगरी के नाम से, ये प्रश्न है, कोई भी गलत नहीं करेगा, ये प्रश्न कोई भी गलत नहीं करेगा। बताइए झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वो कौन सा है? जयपुर, माउंट आबू, अजमेर, उदयपुर। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं आज कितने स्टूडेंट है इसका आंसर बिल्कुल सही करते हैं। तो आपका राइट हो गया उदयपुर। झीलों की नगरी है वो उदयपुर कहलाती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा झीलें झीलें पाई जाती है, सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती है। और यहाँ पर बाहर से जो घूमने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और इस पर्यटन स्थल को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, झीलों की नगरी उदयपुर को। चलिए नेक्स्ट पर्सन चलने से पहले आप सभी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। और अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि पलाया झील, झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो पलाया झील है वो राजस्थान के कौन से भौगोलिक अंचल में मिलती है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान। चलिए बताइए पलाजा झील है राजस्थान के कौन से भौगोलिक अंचल में मिलती है? चलिए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है कि थार का मरुस्थल, बी ऑप्शन इज ए राइट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? जो थार के मरुस्थलों के अंदर जो अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले हैं, टीले पाए जाते हैं, उन टीलों को क्या कहा जाता है? बताएं। बरखान है, सम है, रण है और खड़ीन है। तो बताइए क्या कहा जाता है ये अर्धचंद्राकार टीलों को? तो आपका होगा बरखान कहा जाता है। क्या? बरखान। ए ऑप्शन इज ए राइट होगा, बरखान कहा जाता है इनको। अर्धचंद्राकार जो रेतीले टीले हैं वो बरखान होते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो बताएं राजस्थान में जो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा है वो किस स्थान पर होती है? माउंट आबू, बोराट पठार, फलोदी और फतेहपुर। चलिए बताइए फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर आ चुका है माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान के अंदर, माउंट आबू। तो माउंट आबू कहाँ पर है? तो ये है सिरोही के अंदर स्थित है माउंट आबू। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान ने अपनी प्रथम वन नीति किस वर्ष अपनाई? तो राजस्थान में जो अपनी जो प्रथम राजस्थान की जो वन नीति थी, वन नीति थी वो कब अपनाई थी? 2010, 2015, 2006 और 2007। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या हो जाएगा? राजस्थान की प्रथम वन नीति है वो कब अपनाई थी? तो आपका यहाँ पर कुल मिलाकर 30% नो के आपके उत्तर है, जो आपको इनमें से कम आपकी 20% राइट होने चाहिए। आपके 20% राइट होने चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही नजदीक आप सिलेक्शन के पहुंच जाओगे। तो दोस्तों प्रथम वन नीति ये कब अपनाई थी? तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2010 के अंदर। ए ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बताएं दोस्तों बनास नदी के ऊपर जो बांध बना हुआ है वो कौन सा बांध है? तो रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध और जोवाई बांध। तो बताइए बांध
बनास नदी पर जो बांध बना हुआ है, बांध, तो वो कौन सा बांध है? दोस्तों ये बनास नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये खमनोर की पहाड़ियों से होता है, राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। तो दोस्तों ये बहुत बार आपसे ये प्रश्न पूछ चुके हैं, एग्जामिनर बहुत बार पूछा है, तो आपका इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, चलिए बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो बनास नदी का जो उद्गम है ये खमनोर की पहाड़ियों से होता है। तो ये बनास नदी का बांध है, कौन सा है? तो ये बिसलपुर बांध है। तो ये बिसलपुर बांध है, आपका सी ऑप्शन इज बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की, तो किसने की थी वीर भारत भारत सभा की स्थापना? प्यारेलाल, साधु सीताराम, नैनूराम, केसरी सिंह है। तो बताओ कोटा के अंदर जो वीर भारत सभा की स्थापना की थी, तो ये स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। तो इसकी स्थापना की थी केसरी सिंह, केसरी सिंह ने वीर भारत की स्थापना की थी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका प्रश्न है, राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई? तो बताइए दोस्तों, राजपूताना की जो कौन सी रियासत थी जिसमें आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? जोधपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी। तो बताइए किस रियासत के अंदर में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? तो वो आपका हो जाएगा जयपुर, जयपुर, जयपुर रियासत थी, उसके अंदर आपका आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन इज बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों जिन्होंने भी 35 में से अगर 30 क्वेश्चन जिन्होंने राइट किए हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का है। और जिन्होंने यहाँ पर किस्मत आजमाई है, जिन्होंने यहाँ पर ये क्लास ली है, तो उसके लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है। दोस्तों आप सभी इस क्लास को लाइक जरूर कर दें, ये मेरे निवेदन आपसे, और शेयर भी करें। जो नए विद्यार्थी है तो उनको लिए ये सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर प्रकार की हर क्लासें यहाँ पर ली जाती है, सभी क्लासें आपके लिए आती है, इंपॉर्टेंट क्लासें होती है सभी की सभी। और आपके लिए जो नई जो भर्ती आती है उसकी भी यहाँ पर कंप्लीट सूचना दी जाती है। तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये आपके लिए जो लेके आता हूँ क्लास, बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये क्लास तैयार करके और फिर लाते हैं।